हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 ह्यूमैनिटी को। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ह्यूमैनिटी के डेफिनेशन, उसके टाइप्स और कुछ डिफरेंसेस। आज के वीडियो में हम उसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले आप पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिएगा। यूनिट 4 ह्यूमैनिटी की पीडीएफ अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है, आप उस पर बहुत सारे पीडीएफ्स अपलोडेड है यूनिट वाइज। आप उसको लेके अपने नोट्स खुद से बनाइए, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। आपका कोई भी डाउट हो इस यूनिट से रिलेटेड या बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड, सो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के सबसे पहले टॉपिक्स हैं। आज के वीडियो में पहले हम डिस्कस करेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो सबसे अगर मैं बात हुई ये एंटीजन एंटीबॉडी होता क्या है। अगर आपने एग्जाम पेपर देखा होगा अटल यूनिवर्सिटी का जो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का था, मैंने शेयर करा था टेलीग्राम चैनल पे, उसमें एक क्वेश्चन था एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का 5 मार्क्स में। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आपका 5 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में, तो आप इस तरीके से उसको प्रिपेयर करिएगा। तो सबसे पहले आप उसमें क्या लिख सकते हैं, तो आप एंटीजन को डिस्क्राइब करेंगे, एंटीबॉडी को डिस्क्राइब करेंगे, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आप उनको बताएंगे। फिर इसमें 2 रिएक्शन होती हैं, आप उनको बताएंगे। 2 रिएक्शन आपकी एग्लूटिनेंट रिएक्शन होती है, एक आपकी होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आप उनको मेंशन करेंगे। फिर आप सीरोलॉजिकल टेस्ट को लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई वो आपके आती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो कुछ स्टूडेंट्स को एक ये भी डाउट था कि आपसे वो सिर्फ बुक नोट्स प्रेफर करें। बुक नोट्स इसलिए प्रेफर करें, अगर हम वो सिर्फ टॉपिक वाइज अगर नोट्स शेयर करेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स ही मिलेंगे। अगर आप बुक से प्रिपेयर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, साथ ही साथ वो आपको हेल्प करेंगे आपके नोट्स बनाने में। पीडीएफ आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे, इससे आप इजीली अपने नोट्स खुद से फ्रेम कर सकते हैं। हर एक स्टूडेंट का एक्वायर करने का तरीका अलग अलग होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स को मैंने जितना पढ़ा है वो सब एक्वायर हो जाएगा और कुछ को इसका 1% एक्वायर होगा। बट मेरी कोशिश रहती है कि आप बुक से पढ़िए, क्योंकि आपको अगर सिलेबस आएगा तो सिलेबस से एमसीक्यू ही आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जो कि आपको क्या करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। कभी कभी कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो आपके बड़े क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाते हैं 10 मार्क्स के, 15 मार्क्स के, जैसे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपको बहुत ज़्यादा डाउट ना हो और आपको कन्फ्यूजन ना हो कि क्या लिखना चाहिए, तो इसलिए हम लोग बुक से डिस्कस करते हैं। जितना हम लोग बुक से डिस्कस करते हैं उतने ज़्यादा टॉपिक को हम लोग शायद डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको बुक डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टॉपिक में कि ये है क्या। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये रिएक्शन आपकी बॉडी में अकर होती है। अब ये आपकी बॉडी में होती क्यों है। फॉर एग्जांपल, अब आपकी बॉडी में कोई भी बाहर से फॉरेन बॉडी आ रहा है। फॉरेन बॉडी के आने के बाद आपकी बॉडी में कुछ तो रिस्पॉन्स होता है। अब वो रिस्पॉन्स एक तरीके से तब आता है जब वो उस चीज़ के इंट्रैक्शन में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में बैक्टीरिया इंटर करा, बैक्टीरिया आपकी बॉडी में घूमता तो रहेगा नहीं। अब बैक्टीरिया आपकी बॉडी में कुछ तो ऐसा इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी एक्टिवेट करती है इम्यूनिटी, मतलब कि आपके एंटीबॉडीज़ को, जो अगेंस्ट वर्क करते हैं उस फॉरेन बॉडी के। फॉरेन बॉडी मतलब कि एंटीजन। एंटीजन क्या होता है, फॉरेन बॉडीज़ होता है, हार्मफुल होता है, वो आपके इम्यून सिस्टम की अगेंस्ट में वर्क करता है। जो एंटीबॉडीज़ होती है वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ये इम्यूनिटी की हेल्प करती है, ये अगेंस्ट वर्क करती है एंटीजन के। इन दोनों के इंट्रैक्शन से ही आपकी बॉडी वर्क करती है। तो एंटीजन एंटीबॉडी सबसे पहले क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। आपके बुक में मेंशन नहीं है बट मैंने आपको बता दिया कि एंटीजन एंटीबॉडी क्या है। अब आप सोचोगे कि इतना डिटेलिंग क्यों। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अगर आपका ज़्यादा मार्क्स में आता है तो हम वो चीज़ को आप कैसे लिखोगे, तो हम वो चीज़ को इसलिए डिस्कस करते हैं अगर ज़्यादा मार्क्स में तो आप उस टाइम पर लिख ले। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या है। अगर मैं बात करूँ रिएक्शन, उसको हम लोग इंट्रैक्शन भी कहते हैं। इंट्रैक्शन होता है एंटीजन और एंटीबॉडी का। अब इस रिएक्शन या फिर आप कह सकते हैं इंट्रैक्शन का प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है। उसी को हम लोग कहते हैं हुमोरल
मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, तो आपका इसमें बी सेल टाइप आ रहा है, आपका बी सेल टाइप ज़्यादा अफेक्टिव होता है। नेक्स्ट जो एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शंस होती हैं, इसमें एंटीबॉडी कंबाइन करता है आपके एंटीजन से। अब ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन करता है कि पैराटोप क्या होता है, एपिटोप क्या होता है, कभी कभी एमसीक्यू में भी आ जाता है। तो आपका जब एंटीबॉडी कंबाइन करेगा एंटीजन से, एंटीबॉडी कंबाइन करेगा एंटीजन से, जब आप यूज़ करोगे एंटीजन बाइंडिंग साइट, उसको हम लोग कहते हैं पैराटोप। एंटीजन बाइंडिंग साइट पे आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट आपकी बनी है, अब वहाँ पे एंटीबॉडी आ रहा है। अब एंटीबॉडी जब कंबाइन करेगा एंटीजन से तो एंटीजन बाइंडिंग साइट पे उसको आप कहोगे पैराटोप। बट इसका अगर हम अपोजिट कर दें, जब एंटीजन आपका कंबाइन करेगा एंटीबॉडी से थ्रू एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, तब आपके क्या होंगे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, उसको हम लोग कहते हैं एपिटोप्स। इसको मैंने हाईलाइट करा है क्योंकि बहुत कंफ्यूजन करता है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट में क्या। तो जब आपका बहुत ही सिंपल चल रहा था एंटीजन बाइंडिंग साइट, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो उसमें आपका क्या आएगा पैराटोप। जब आपका एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स आएगा तब आपका क्या आएगा एपिटोप्स आएगा। एकदम सिंपल वे में है। अब एपिटोप पैराटोप आपको एकदम क्लियर हो गया। अब हम आगे डिस्कस करते हैं जो ये रिएक्शन होती है आपकी बॉडी के लिए कैसी है। तो आपकी बॉडी के लिए ये रिएक्शन हाईली स्पेसिफिक है। अब आपको हाईली स्पेसिफिक का मतलब पता है, जैसे कि ये सेलेक्टिव प्रॉपर्टीज़ पे वर्क करती है। एंटीबॉडीज़ के पास सेलेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब ये सेलेक्टिव प्रॉपर्टीज़ एंटीजन के हर एक एंटीजन पे वर्क नहीं करती हैं। अब आपको पता है कि आपकी बॉडी में ज़्यादातर वर्किंग आपकी कोडिंग की तरह होती है। आप जिस चीज़ के लिए कोड करो वो चीज़ आपके बॉडी में वर्क करेगी। अगर आपकी एंटीबॉडी में उस एंटीजन की कोडिंग होगी तो वो बाइंडिंग होगी, उस बाइंडिंग के बाद में रिएक्शन होगा। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा होगा बट आपको एकदम सिंपल से बताती हूँ। आपकी बॉडी में अगर एंटीबॉडी में उस एंटीजन का कोड है तभी आपकी एंटीजन उससे बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद आपका एक रिएक्शन अकर होगा। वो रिएक्शन आपके हेल्पफुल ही रहेगा क्योंकि वो हाईली स्पेसिफिक होगा। एक एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक में, इफ़ एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट लेस एंटीजन इट विल रिएक्ट ओनली विथ इट एज लेस एंटीजन इट द कॉज ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपका जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है वो अगेंस्ट लेस एंटीजन के हो रहा है तो वो रिएक्ट भी तो लेस एंटीजन के प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही करेगा। अब एंटीजन एंटीबॉडी, अगर मैं बात करूँ जो आपका एंटीबॉडी होता है उसको हम लोग ए बी से लिखते हैं। ए बी आपका एंटीबॉडी है, ए जी आपका एंटीजन है। नेक्स्ट इन दोनों से आपका एक कॉम्प्लेक्स अकर होता है। आपको क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये 7 पॉइंट आपकी बुक में मेंशन है, इसमें से आपको 5 पॉइंट एटलीस्ट आने चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन है वो हाईली स्पेसिफिक है। क्यों? क्योंकि ये एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होता है वो स्पेसिफिक एंटीजन के क्रॉस रिएक्शन के अकॉर्डिंग होता है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है जो एंटीजन एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल हैं वो आपके साथ में रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको ना कोडिंग, जैसे कि इसमें लिखा है लॉक एंड की अरेंजमेंट, तो मैंने आपको कोडिंग का एग्जांपल दिया। अगर आपका एंटीबॉडी में वो कोडिंग प्रेजेंट है तो ही वो एंटीजन का कोड उससे बाइंड करेगा। जैसे कि लॉक एंड की, तो ताला चाबी आपको पता है कि एक की हर लॉक में नहीं लग सकती है, एक की के एक स्पेसिफिक लॉक है। वैसे ही आपका अरेंजमेंट मिलता है आपके एंटीजन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में। सेकेंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। जो आपका थर्ड पॉइंट है, एंटीजन एंटीबॉडी डू नॉट अंडरगो डीनेचुरेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब एंटीजन एंटीबॉडीज़ आपके एंटीबॉडीज़ आपका किसी प्रोटीन स्ट्रक्चर है ना, प्रोटीन स्ट्रक्चर डीनेचुरेशन नहीं होगा। इसमें हम लोग उतना टेम्परेचर नहीं देते हैं जितने में उनका डीनेचुरेशन अकर हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप जब रिएक्शन पढ़ोगे तब हम लोग उसमें हाई टेम्परेचर भी देते हैं। तो टेम्परेचर स्पेसिफिक टेम्परेचर देते हैं, हाई टेम्परेचर नहीं देंगे जिससे डीनेचुरेशन अकर हो। तो एंटीजन एंटीबॉडी में डीनेचुरेशन अकर नहीं होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट है जो सरफेस एंटीजन है वो ही आपके इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये पॉइंट कैसे है। जैसे कि आपको पता है जहाँ पे आपकी कोडिंग है, फॉर एग्जांपल लॉक एंड की एग्जांपल, जहाँ पे कोडिंग है वहीं पे वो आपके अटैच होते हैं, रिएक्ट करते हैं या फिर बाइंड होते हैं। जैसे कि आपने एंटीबॉडी का बहुत बड़ी स्ट्रक्चर करा है इम्यूनोग्लोबिन्स में, आपको 5 होते हैं, 5 टाइप्स के इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। मुझे पता है कि आपको 5 के स्ट्रक्चर पता है। तो जैसे कि बेसिकली आपको ये पता है कि ये मोनोमर होता है, इसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट की लेबलिंग भी आप इधर साइड करते हो। जब आपको पता है कि आपके सिर्फ और सिर्फ एंटीजन बाइंडिंग साइट, थोड़ा सा मैं बड़ा डायग्राम कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए।
तो आपके एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कहाँ होते हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आपके यहाँ होते हैं। जब एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ है तो एंटीजन भी तो आपका यही कंबाइन करेगा और आपकी ये एंटीबॉडी है। ये सिंपल सा पॉइंट कहना चाह रहा है। तो सरफेस एंटीजन पे होता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है आपका, जो इंटायर आपका एंटीजन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैं ये पूरे जाते हैं रिएक्शन में। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि रिएक्शन में सिर्फ इतना पार्ट कवर करता है, नहीं, रिएक्शन में ये पूरा पार्ट कवर करेगा और एंटीजन और एंटीबॉडी का पूरा पार्ट कवर करेगा रिएक्शन में। सिक्स्थ पॉइंट आपका है जो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्बिनेशन है ये स्टेबल है, बट बाद में ये लोग अपने जो रियल आपका रिएक्टेंट यूज़ होता है उसमें फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट के बाद आपका प्रोडक्ट बनता है। अगर इरिवर्सिबल होता है तो आपका रिएक्टेंट नहीं बन पाता है, लेकिन आपका रिवर्सिबल रिएक्शन तो आपका रिएक्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट इसी में एक इम्पॉर्टेंट आता है आपका एफिनिटी और एफिडिटी, जिसके कॉम्बिनेशन से आपका ये रिएक्शन हो पाती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो वो आपके दो इम्पॉर्टेंट क्या हैं, तो वो आपके हैं एक एफिनिटी एक है एफिडिटी। आप कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं ये एफिनिटी और एफिडिटी है क्या। अगर मैं बात करूँ एफिनिटी की तो ये आपके एंटीजन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटेंसिटी है अट्रैक्शन की। अगर आपसे कोई सिंपल पूछे एफिनिटी क्या है, तो एफिनिटी आपकी इंटेंसिटी ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। एफिडिटी क्या है? एफिडिटी आपके स्ट्रेंथ है बॉन्ड के बीच की, बॉन्ड बिटवीन द एंटीजन एंटीबॉडी। सिक्स्थ पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा। सेवेंथ लास्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स का है आपका, जो आपके एंटीजन और एंटीबॉडी कंबाइन करते हैं ये आपके वेरिंग प्रोपोर्शन में करते हैं, क्योंकि आप जानते हो जैसे केमिकली अगर मैं बात करूं तो हर एक केमिकल के अलग अलग उसमें फिक्स्ड वैलेंसेस पे वर्क करते हैं। सेम एज एंटीजन और एंटीबॉडीज़ आपके मल्टी वैलेंट होते हैं और कुछ आपके जो आपके एंटीबॉडीज़ होते हैं वो बाई वैलेंट होते हैं। तब आपको पता है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट्स अलग अलग होती हैं। अब किसी में आपके 5 होती हैं, किसी में 10 होती है, किसी में आपकी 4 होती है, वेरी करती हैं। आपने पढ़ा है इम्यूनोग्लोबुलिन्स में, तो उस अकॉर्डिंग होता है। सेम एज आप इसलिए कह रहे हैं कि कंबाइन करने में ये वेरिंग प्रोपोर्शन में होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में आपके 2 रिएक्शन आती हैं। वैसे तो सीरोलॉजिकल टेस्ट अलग टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में कर देते हैं। आप अगर इसमें तब लिखोगे जब मार्क्स ज़्यादा का आ रहा है ये क्वेश्चन, तब आप ऐड ऑन करोगे सीरोलॉजिकल टेस्ट को। वैसे इसमें मत ऐड ऑन करना, सीरोलॉजिकल टेस्ट को अलग से लिखिएगा। वैसे एंटीजन एंटीबॉडी में आपके मेन 2 रिएक्शंस आते हैं, एक है आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक आपकी है एग्लूटिनिन रिएक्शन। आपके बुक में मेंशन नहीं है वो रिएक्शन जिस अकॉर्डिंग आपको होनी चाहिए, तो मैं आपको एज अ रनिंग नोट से आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आप इसको अभी के अभी फ्रेम कर लीजिएगा सही नोट से स्क्रीनशॉट लेके। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड एग्लूटिनिन रिएक्शन। अगर मैं बात करूँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, तो इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी कंबाइन करता है। इसमें आपका सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर और पीएच रहता है। उसके बाद में आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनेगा, वो आपका होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नाम से पता चला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आपका पीपीटी बनेगा, मतलब कि प्रेसिपिटेट बनेगा। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जब हम लोग रिएक्शन करते हैं जो आपका नीचे रह जाता है उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो आपका जब एंटीजन एंटीबॉडी कंबाइन करेगा, आप क्या दोगे, एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट दोगे, टेम्परेचर दोगे, पीएच दोगे, उसके बाद में आपका इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाएगा। एग्लूटिनिन रिएक्शन में क्या होता है, आपका हाफ पोर्शन जो आप यहाँ तक पढ़ रहे हो इससे यहाँ तक वो आपका बिल्कुल सेम रहता है। वो क्या आपका एंटीजन एंटीबॉडी कंबाइन करेगा सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर, पीएच में, बट आपका एट लास्ट जो प्रोडक्ट होगा वो क्लम्स बनेगा। जब क्लम्स का फॉर्मेशन होगा तब आप कहोगे कि वो एग्लूटिनेशन रिएक्शन थी। फिर से एक्सप्लेन करने की अगर ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो मैं एकदम स्लो में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन में कुछ नहीं है, एंटीजन एंटीबॉडी कंबाइन करते हैं। आप इलेक्ट्रोलाइट और टेम्परेचर, पीएच सुटेबल रखिएगा। सुटेबल शब्द हम इसलिए यूज़ करें क्योंकि अगर तीनों की वैल्यू अगर हम लोग निकालने लगेंगे तो थोड़ी डिफिकल्ट होगी लर्न करने के लिए। बेटर है सुटेबल लिखते हैं हम लोग। सुटेबल लिखने के बाद आपके 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक होता है आपका इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, एक आपका होता है क्लम्स। प्रेसिपिटेट आपको पता चल जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बन रहा है और क्लम्स आपका एग्लूटिनिन रिएक्शन में बन रहा है। तो ये 2 रिएक्शन आपको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में लिखना है। अगर कम मार्क्स में आ रही है तब भी, ज़्यादा मार्क्स में आ रही है तब भी। कम मार्क्स में आ रही है तो इतना जो अभी तक हमने डिस्कस करा वो सफिशिएंट टॉपिक है।
अगर एंटीजन एंटीबॉडी आपका ज़्यादा मार्क्स में आ रहा है और आपका अभी तक पेज फुलफिल नहीं हो पाया है, या फिर आप कह रहे हो कि कंटेंट में अभी और लिख सकते हो, तब आप ऐड ऑन करेंगे सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? ये सेकेंडरी स्टेज होती है आपकी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस की। ये आपके ऑब्जर्व्ड इफेक्ट पे वर्क करती है। सीरोलॉजिकल टेस्ट आपके 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आपका है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरा आपका है एग्लूटिनेशन रिएक्शन, तीसरा आपका है रेडियो यूमिनो एसे, फोर्थ आपका है एंजाइम लिंक्ड यूमिनोसॉर्बेंट एसे दैट इज एलिसा, फिफ्थ आपका है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो आप ये 5 आपके जो हैं वो आपके क्या आते हैं? सीरोलॉजिकल टेस्ट में आते हैं। अभी हम लोगों ने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एग्लूटिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करा है। एलिसा के हम लोगों ने डिटेल वीडियो डिस्कस करी है, आप उसको देखिएगा, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एलिसा भी डिटेल में करेंगे तो शायद ये यूनिट आपकी बहुत डिटेलिंग हो जाए। नेक्स्ट आज में हम लोग जो सीरोलॉजिकल है उसमें हम लोग वेस्टर्न ब्लॉटिंग को डिस्कस करते हैं। तो ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग है क्या? वेस्टर्न ब्लॉटिंग आपको सेपरेट और आइडेंटिफाई करके देती है प्रोटीन्स को। बस इतना जो पॉइंट है ना, यही पॉइंट आपको वेस्टर्न ब्लॉटिंग का मेन पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, वेस्टर्न ब्लॉटिंग आपके मेथड वेस्टर्न ब्लॉट पे वर्क करता है, जो डिस्कवर्ड करा था आपके जॉर्ज स्टार्क ने, ये स्टैनफोर्ड के हैं। इन्होंने वेस्टर्न ब्लॉट का जो नेम है वो आपके डब्ल्यू नेल बोर्नेटे ने दिया था। ये मेथड आपका यूमिनोब्लॉट और प्रोटीन ब्लॉट भी कहलाता है। यूमिनोब्लॉट और प्रोटीन ब्लॉट इसलिए कहलाता है क्योंकि जो प्रोटीन का ही आपका यूमिनोग्लोबिन्स आपके प्रोटीन्स के बने होते हैं, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग में आप प्रोटीन को सेपरेट और आइडेंटिफाई करते हो। मेन बात आपको समझ में है कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग की इंट्रोडक्शन आपको क्या लिखना है। फिर आपको प्रिंसिपल लिखना है वेस्टर्न ब्लॉटिंग का। इसमें क्या होता है, जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो आप सेपरेट करोगे आरएनए को एसडीएस पॉलीएरिकमाइड जेल पे। अब ये जेल क्या होता है? अब आपकी कोई भी सरफेस होती है, इस पर आप जेल को पोर करते हो। जब आप जेल को पोर करोगे उसके बाद ये ईजिली प्रोटीन से सेपरेट कर देगा आरएनए को, जिससे आप ट्रांसफ़र करोगे प्रोटीन को पॉलीमर शीट्स पे। पॉलीमर शीट्स आपके डिवीजन टाइप शीट्स होती है जिसमें आप प्रोटीन को ईजिली ट्रांसफ़र करते हो। आफ्टर दैट जो ये पॉलीमर शीट्स हैं आप उनको एक्सपोज करोगे रेडियो लेबल्ड स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ में, जिससे आपके जो भी प्रोटीन बैंड्स हैं वो डिलीटेड हो जाएंगे स्पेसिफिक एंटीबॉडीज से जब आप इस फिल्म को एक्सपोज करोगे। तो ये आपका है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल में आपका बेसिकली मैं अगर बताऊँ तो ये थ्योरी है, ये थ्योरी समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो इसमें 5 स्टेप्स में आपका प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आप जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस का यूज़ करोगे। वो जेल आपको करने से जो आपका मॉलिकुलर वेट होता है वो सेपरेट हो जाता है प्रोटीन का आरएनए से। फिर ट्रांसफ़र करोगे, ट्रांसफ़र में आप क्या यूज़ करोगे? ट्रांसफ़र प्रोटीन्स जो आपकी सॉलिड मेम्ब्रेन होती है या फिर ब्लॉट कहते हैं। फिर आप यूमिनोब्लॉटिंग करोगे जिसमें आप इलेक्ट्रिकली ट्रांसफ़र करने के बाद में मेम्ब्रेन को ब्लॉक करोगे। फिर प्राइमरी एंटीबॉडी से लेटर सेकेंडरी एंटीबॉडी तक एडेड वेट करोगे। नेक्स्ट आप डिटेक्शन करोगे। डिटेक्शन में आप डिटेक्ट करोगे तो आपकी जब आपके प्रोटीन्स के बैंड में एंटीबॉडीज़ है वो एक्सपोर्ट फिल्म में आपको अचीव होगी। तो ये थे आपके प्रोसीजर के 5 स्टेप्स। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको वेस्टर्न ब्लॉटिंग ईजिली समझ में आ गई होगी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 4 इम्यूनिटी में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये होता क्या है? ये आपकी बॉडी में अकर होता है जब आपकी इम्यून सिस्टम नॉर्मल से एक एलिवेटेड एक्टिविटी शो करती है। डेफिनेशन क्या है? एन एलिवेटेड एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल इम्यून सिस्टम दैट डैमेज द बॉडी टिश्यू इज नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी को हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं। ये रिफर करती है इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स को। सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ आ रही है तो इंट्रोडक्शन ज़रूर मेंशन करना। कोई भी चीज़ आ रही है इन द सेंस एग्जाम में कोई भी टॉपिक आ रहा है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन को ही मेंशन करेंगे। जो आपके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ये आपके 5 टाइप्स की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। ये आपको जेल और कॉम ने दिया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आपको जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पढ़ना है तो आप इस टेबल से पढ़ेगा, आपको ईजिली रहेगा और समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले आप पहले मेंशन करेंगे टाइप्स एक कॉर्नर में, जो कि आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। फिर टाइप के ही एक डिस्क्रिप्टिव नेम होता है। अब हर जगह टाइप 1 तो आपको नहीं मिलेगा, कभी कभी आपको IgE मीडिएटेड मिलेगा या फिर आपको एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी मिल जाएगा। तो आपको उनके डिस्क्रिप्टिव नेम पता होने चाहिए। तो टाइप 1 का है IgE मीडिएटेड और एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी।
टाइप 2 का है एंटीबॉडी डिपेंडेंट और आपका क्या है साइटोटॉक्सिक है और क्या आपका सेल स्टिमुलेटिंग हाइपर सेंसिटिविटी है। तो टाइप 2 के आपके 3 नाम है, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट टाइप 3 की अगर मैं बात करूँ तो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, ये आपका टाइप 3 का डिस्क्रिप्टिव नेम है। और क्या है टॉक्सिक कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी, ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव नेम है टाइप 3 का। टाइप 4 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें है आपका डिस्क्रिप्टिव नेम सेल मीडिएटेड और डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये दो आपके डिस्क्रिप्टिव नेम है टाइप 4 के। टाइप 5 का आपका डिस्क्रिप्टिव नेम सिर्फ एक है, वो आपका स्टिमुलेटरी हाइपर सेंसिटिविटी। तो डिस्क्रिप्टिव नेम आपको फिंगर टिप्स पे लर्न होना चाहिए, कभी कभी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह दूँ टॉक्सिक कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी कौन से टाइप का है, तो अभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, इसीलिए आप अपने फिंगर टिप्स पे एकदम क्लियर कर लीजिएगा कौन से टाइप का कौन सा डिस्क्रिप्टिव नेम है। आफ्टर दैट आपका आता है इनिशिएशन टाइम, जब आपकी बॉडी में कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है, फॉर एग्जाम्पल टाइप 1 हो रही है तो उसका इनिशिएशन टाइम कितना है, ये भी आप जैसे एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, तो वैसे एक इनिशिएशन टाइम भी होता है एक रिएक्शन का। तो टाइप 1 का है आपका 2 to 30 मिनट्स, टाइप 2 का आपका 5 to 8 आवर्स, टाइप 3 का है 2 to 8 आवर्स, टाइप 4 का है 24 to 72 आवर्स, सॉरी टाइप 4 का है 24 to 72 आवर्स। टाइप 5 का आपका कोई भी टाइम और कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता है, इसलिए आप देख रहे हैं ब्लैंक है टेबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म हम आपको एकदम सिंपल वे से एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 मैकेनिज्म। मैकेनिज्म एकदम हम सिंपल वे से डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके बुकिश में थोड़ा सा डिफिकल्ट मेंशन है, आपको सिंपल मैं बताती हूँ जिससे आपको एकदम याद रहे। तो आपकी जो टाइप 5th में तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, आपको 4 मैकेनिज्म करने, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो टाइप 1 में आपका मैकेनिज्म वर्क करता है एलर्जी पे, टाइप 2 पे आपका मैकेनिज्म वर्क करता है एंटीबॉडी पे, टाइप 3 पे आपका मैकेनिज्म वर्क करता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स पे, टाइप 4 पे आपका मैकेनिज्म वर्क करता है डिलेड एक्टिविटी पे। तो आपको मैंने कीवर्ड बताया है, सबसे पहले मैंने क्या बताया एलर्जी पे। अगर कभी भी आपका एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है तो जब आपके हिस्टामिन्स का आपका हिस्टामिन का आपका सेक्रेशन होता है और जब आपका आईजीई एक्टिवेशन होता है जिससे आपका वैसो एक्टिव मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, तो ये आपका वर्क करता है टाइप 1 में, जिसमें आपका मैकेनिज्म मेन क्या है एलर्जी, जिसको आप क्या कहते हो एटोपी या क्या कहते हो एनाफाइलैक्सिस। अब हम बात करते हैं टाइप 2 के मैकेनिज्म की। तो टाइप 2 का मैकेनिज्म आपका मेन वर्क करता है एंटीबॉडी पे। तब एंटीबॉडी पे वर्क कर रहा है तो अगेंस्ट वर्क करेगा एंटीजन के, जिससे आपके बहुत सारे सेल्स डिस्ट्रक्शन भी होंगे और आपका एक्टिवेशन भी होगा। टाइप 2 आपको क्लियर हो गया होगा। टाइप 3 में आपका वर्क करता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अभी आपने डिस्कस करा एंटीजन एंटीबॉडी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है। जब वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो वो सारे बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ में एक कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करेगा जिससे आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा। तो ये आपके होते हैं टाइप 3 में मैकेनिज्म। तो टाइप 3 में आपका एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स होता है। टाइप 4 में क्या होता है, टाइप 4 में आपकी डिलेड एक्टिविटीज़ होती हैं। जब भी आपके एंटीजन आते हैं और आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वर्क नहीं कर पाता है, उस टाइम पे आपकी जो भी वर्क करती है सेल्स, जैसे कि आपकी टी सेल्स, वो आपके क्या करती हैं रिलीज करती हैं साइटोटॉक्सिन्स, जो कि एक्टिवेट करती है मैक्रोफेजेस को। लेकिन ये सारी डायरेक्ट एक्टिविटीज़ आपकी डिलेड वर्क करती हैं जिससे डैमेजिंग आपकी खुद के सेल्स को होने लगता है। तो आपको मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा। एक और पॉइंट आपको ऐड ऑन करना चाहूँगी जो बुक में मेंशन नहीं है, जो आपके 5 टाइप्स हैं हाइपर सेंसिटिविटी के। तो स्टार्टिंग के आपके 3 टाइप्स, मतलब कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये आपके आते हैं बी सेल इम्यूनिटी के अंडर। जो आपके टाइप 4, टाइप 5 है वो आपका टी सेल इम्यूनिटी के अंडर में आता है। तो स्टार्टिंग जो 3 आप देख रहे हो उसमें आपका सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन मिलेगा बी सेल इम्यूनिटी का, और लास्ट के 2 में आपको मिलेगा टी सेल का। टी सेल का रहता है टाइप 5 में भी, बट इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं होता, इसीलिए आपका कोई इनिशिएशन टाइम नहीं है। अब आपने सबसे पहले क्या डिस्कस करा, टाइप डिस्कस कर लिया, डिस्क्रिप्टिव नेम डिस्कस कर लिया, टाइम डिस्कस कर लिया, मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया, कौन सा सेल टाइप है आपने वो डिस्कस कर लिया। एट लास्ट आप डिस्कस करोगे सिम्टम्स, उसी को हम लोग कहते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसी को हम लोग कहते हैं टिपिकल मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टाइप 1, तो टाइप 1 एलर्जी कंडीशन में आ रहा था ना। एलर्जी की कंडीशन आपको पता है कि अस्थमा और फीवर सिम्टम्स आपको देगा।
हम मेन सिम्टम्स डिस्कस करें जिससे आपको याद रहे। टाइप 2, जब आपका एंटीबॉडी पे वर्क करेगा। एंटीबॉडी मतलब कि आपकी बॉडी में है, आपका बाहर से कुछ हो रहा है। जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो तब कोई रिएक्शन अकर हो रही है, तब आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अकर होती है। अनीमिया के केसेस में ऐसा होता है जब आपकी बॉडी में आरबीसीज कम होने लगता है। नेक्स्ट टाइप 3 में आपको सीरम सिकनेस मिलेगी, आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट होने लगेगा टिश्यूज़ में, तो ग्लोमेरुलस में जब टिश्यू, जो ग्लोमेरुलस क्या होता है आपको पता है, किडनी में नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है वुमेन कैप्सूल्स पे, जिसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। जब वो फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पे सब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो गया है, वहाँ पे जब नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से आपको किडनी डिजीजेज होने लगेंगी। आपका जो यूरिया है वो रिमूव नहीं हो पा रहा, तो वो यूरिया आपके जॉइंट्स में स्टोर होने लगेगा, उसको हम लोग कहते हैं आर्थराइटिस होने लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप 4 की। तो टाइप 4 में आपका डिलेट एक्टिविटीज़ होते हैं। तो डिलेट एक्टिविटीज़ में आपके में लीशंस होंगे, ग्राफ्ट रिजेक्शन होगा, आपने कोई भी ग्राफ्टिंग वर्क करा तो वो सब रिजेक्ट हो जाएगा, और आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होगा। अब ये डर्मेटाइटिस क्या होता है? डर्मेटाइटिस एक स्किन डिजीज़ है जिसमें इन्फ्लामेशन अकर होता है और ये कॉन्टैक्ट में रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ टाइप 5 के टाइप 5 के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो इसमें आपको ग्रेव डिजीज़ मिलेगी, और ग्रेव डिजीज़ आपको पता है कि क्या होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म के अकर होती है। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मेरे अकॉर्डिंग अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से रिलेटेड, तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन करेगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम लोगों ने बहुत टाइम डिस्कस करा है। अभी सेकेंड एग्जाम में हम लोगों ने डाउट क्लियर सीरीज में डिस्कस करा था, उसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस करा है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप उस वीडियो को ज़रूर प्रेफर करिएगा इम्यूनोग्लोबुलिन्स के लिए। इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम फिर से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक टॉपिक को बार बार डिस्कस करने से सिर्फ टाइम वेस्ट होगा आपका और मेरा, इसीलिए आप इफिशिएंटली वर्क करिए। अगर आपने सेकेंड सेम में इम्यूनोग्लोबुलिन्स को पढ़ा है तो आप उस नोट्स को रिवाइज करिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, अपने नोट्स को फ्रेम करिए और अच्छे से स्टडी करिए। नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, वैक्सीन के टाइप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टाइप्स के भी आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। वैक्सीन टॉपिक के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कोल्ड चेन, जो आपका वैक्सीन को मैनेज करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वैक्सीन टॉपिक को। तो जो आपका टर्म वैक्सीन है, ये आपका डिराइव हुआ लैटिन वर्ड वैक्ट से, जिसका मतलब होता है काउ। बट अकॉर्डिंग टू मेडिकल डेफिनेशन वैक्सीन क्या है? तो वैक्सीन आपकी फार्माक्यूटिकल सस्पेंशंस है, या फिर आप कह सकते हैं सॉल्यूशंस है, जिसमें आपके इम्यूनोजेनिक सब्सटेंस होते हैं। ये इंटेंडेड होता है और इंड्यूस करता है आपकी एक्टिव इम्यूनिटी को। तो वैक्सीन की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन आपको मिल गया। अब इसी तरीके से आप सबसे पहले वैक्सीन का इंट्रोडक्शन मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन। तो वैक्सीन 3 टाइप्स की होती है आपकी। सबसे पहले होती है लाइव वैक्सीन, फिर होती है आपकी किल्ड वैक्सीन, फिर होती है आपकी टॉक्सॉइड वैक्सीन। जब आपकी लाइव वैक्सीन होती है, जिसमें हम लोग जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं उस चीज़ से लड़ने के लिए, हम उसको लाइफ मतलब कि जिंदा देते हैं। किल्ड में हम लोग उनको किल करके देते हैं, और टॉक्साइड में उनकी टॉक्सिसिटी के साथ में देते हैं। सिंपल मैंने बताया, बुकिश में बहुत डिफिकल्ट दे रखा है, एकदम सिंपल बताया है। लाइव वैक्सीन्स के एग्जाम्पल हैं, आप लिख सकते हैं। सबसे पहले चिकन पॉक्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा, मीसल्स, मम्स, ये आपके एग्जाम्पल है लाइव वैक्सीन्स के। नेक्स्ट है आपका किल्ड वैक्सीन। इसके आपके एग्जाम्पल्स हैं पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए एंड बी, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, कॉलेरा एंड आपका डीपीटी दैट इज डिप्थेरिया, प्रोटेओसिस, टिटनेस। नेक्स्ट आपके टॉक्सॉइड वैक्सीन के एग्जाम्पल हैं टिटनेस, टॉक्सॉइड, डिप्थेरिया, बोटुलिज्म। अब आप सोच रहे होंगे ये टॉपिक मैंने इतनी जल्दी क्यों डिस्कस कर दिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बट वो ये चीज़ नहीं देखते कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना आपके सिलेबस में मेंशन है। इस टॉपिक में आपके वैक्सीन्स और वैक्सीन्स के डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल विद टाइप्स मेंशन थे, वो उस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि मैकेनिज्म करिए, आप इसके एडवर्स इफेक्ट को बताइए, या फिर हर एक एग्जाम्पल को डिटेल में करिए। तो जितना आपके लिए सफिशिएंट है उतना हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वैक्सीन में एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कोल्ड चेन। कोल्ड चेन की जो सीरीज़ है वो आपको एग्जैक्ट लर्न करनी है, क्योंकि कोल्ड चेन जो वैक्सीन का होता है ना वो एक सीरीज से होता है। और कोल्ड चेन में मेनली होता क्या, इसमें जो भी वैक्सीन है उसका स्टोरेज होता है, मैन्युफैक्चर होता है और ट्रांसपोर्टेशन होता है।
मतलब कि स्टोर करने के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, स्टोरेज में हैंडल कैसे करना है उसको, वो सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी होती है। वैक्सीन में भी डाउट आ रहा होगा, लाइव वैक्सीन में आप लाइव ऑर्गेनिज्म देते हो, किल्ड में आप हीट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म को देते हो, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आप टॉक्सॉइड में टॉक्सिक ऑर्गेनिज्म को मेंशन करते हो। तो आपको अब क्लियर होगा। तो कोल्ड चेन अब हम डिस्कस करते हैं। तो कोल्ड चेन है क्या? कोल्ड चेन रिफर करती है एक ऐसे चेन को जिसमें हम लोग पर्सनल इक्विपमेंट और प्रोसेस करते हैं जो मेंटेन करता है आपकी पोटेंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन। मतलब कि कोल्ड चेन से आप क्या कर रहे हो, आप अपनी वैक्सीन को सही से स्टोर कर पा रहे हो, साथ ही साथ आप अपनी वैक्सीन पे अच्छे से वर्क कर पा रहे हो। और अगर मैं बात करूँ जो आपकी कोल्ड चेन है, इससे आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन है इजी हो जाता है। जो आपकी वैक्सीन है वो आपकी पोटेंसी मेंटेन रहती है, मतलब वो ख़राब नहीं होती है। तो कोल्ड चेन की आपको डेफिनेशन मिल गई है, आप इस तरीके से लिखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी। जो आपकी कोल्ड चेन होती है वो आपकी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके ह्यूमनाइजेशन में। क्यों? अगर आपकी वैक्सीन ही नहीं अच्छी है, ना सही है, तो आपका ह्यूमनाइजेशन भी अच्छे से नहीं होगा। डिस्कस करते हैं कोल्ड चेन की सीरीज़। तो ये सीरीज़ आप देख रहे हो एरो बाय एरो, इस तरीके से आपको एज इट इज करनी है। अगर कोल्ड चेन आपका कम मार्क्स में आ रहा है तो आप डेफिनेशन और सिंपल से ये आप बना दोगे, दैट्स इट। अगर आपका ज़्यादा मार्क्स में आ रहा है तो आप हर एक टॉपिक को इसको एक्सप्लेन करोगे। अब ये हर एक टॉपिक बुक में एक्सप्लेन करा हुआ नहीं मिलेगा, तो आपको खुद से इसको लिखना होता है। अब आप सोचोगे इसमें खुद से क्या लिखना है, तो जो चीज़ आप समझ के हिंदी में समझ रहे हो बस उसी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना होता है। अलग से कोई चीज़ ना आपको कोई एक्सप्लेन करता है, ना अलग से आपको कोई कंटेंट मिलता है। तो वो सारी चीज़ें आपको खुद से करना होगा, क्योंकि स्पून फीडिंग आप जब तक करते रहोगे तो तब तक आपको ना समझ में आएगा और शायद ना आपके वो मार्क्स आ पाएंगे जो आप सोच रहे हो कि हम लिख के ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सीरीज़ आनी चाहिए। तो सीरीज़ के हम पहले हेडिंग्स बता देते हैं। तो सबसे पहले आपका है डेली रिकॉर्ड्स, नेक्स्ट है मंथली रिपोर्ट चेकिंग, नेक्स्ट एनालिसिस, नेक्स्ट आपका है एनुअल स्टैटिक्स एंड एस्टिमेट्स, नेक्स्ट आपका है रिक्वेस्ट फॉर सप्लाई, नेक्स्ट आपका है मैन्युफैक्चर, नेक्स्ट आपका है एयरपोर्ट, नेक्स्ट आपका है सेंट्रल स्टोर, नेक्स्ट आपका है डिस्ट्रिक्ट और रीजनल स्टोर, नेक्स्ट आपका हेल्थ सेंटर, नेक्स्ट आपका है वैक्सीनेटर मदर चाइल्ड। तो आपके कोल्ड चेन में ये सारे हेडिंग्स मेंशन हैं। तो मैन्युफैक्चर से पहले 5 आपको लिखना है, मैन्युफैक्चर के बाद 5 लिखना है, जिससे आपको याद रहे कि हाँ टोटल आपके 11 पॉइंट्स हैं। तो मैन्युफैक्चर के पहले 5, मैन्युफैक्चर के बाद 5। सबसे पहले डेली रिकॉर्ड्स। अब आपको एक सिनेरियो क्रिएट करके देना होगा, वरना आप कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगे। तो सबसे पहले आप एक वार्ड में वर्क करते हैं एज अ वार्ड इंचार्ज। आप वार्ड इंचार्ज वर्क करो, वहाँ पे वैक्सीनेशन होता है हर एक पर्सन का, जैसे कि अगर मदर आ रही है, प्रेग्नेंट वुमेंस आ रही हैं, लैक्टेटिंग वुमेंस आ रही हैं, या फिर कोई जैसे कोविड अभी केस आ गया था, पेंडेमिक, कितनी ज़्यादा वैक्सीन का यूज़ हो रहा था, अभी कोई चाइल्ड है उसको वैक्सीन लगनी है, तो आप उसके इंचार्ज हो, ठीक है। उस टाइम पे आप डेली कितने आपने वैक्सीन, मतलब आपके वार्ड में कितने वैक्सीन्स यूज़ हुई हैं, चिल्ड्रन को कितने यूज़ हुई हैं, प्रेग्नेंट को कितने, प्रेग्नेंट वुमेन को कितने यूज़ हुए हैं, लैक्टेटिंग वुमेन को कितने यूज़ है, अदर पर्सन्स को, तो इन सबका आप डेली रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। अब इस डेली रिकॉर्ड को अलग से मैं क्या टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। अब इसको आप हिंदी में समझ गए, अब आपके एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स में आ रहा है तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दीजिएगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आपका आता है मंथली और रिपोर्ट चेकिंग। अब आपने डेली रिकॉर्ड जो बनाया है एक रजिस्टर पे बनाया, अब उस रजिस्टर को आप मंथ के एंड में या मंथ के स्टार्टिंग में चेक करोगे, जिसके चेकिंग से आपको एक रिपोर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल आपको आपसे भी एक ऊंचे स्टेज पे पोस्ट पे होंगे आपका इंचार्ज, आप उनको एक बताओगे कि इस महीने में इतनी वैक्सीन्स यूज़ हुई हैं BCG की, इतनी वैक्सीन्स यूज़ हुई हैं आपकी PT की, तो आप उस सबको कैसे बताओगे? आपको मंथली रिकॉर्ड को वो मेंटेन करके रिपोर्ट और चेक करना होता है। जब आप चेक करोगे तब आप एनालाइज करोगे कि कौन सी के आपके पास वैक्सीन नहीं है या फिर कौन से आपको मैन्युफैक्चर के बाद चाहिए होंगी, एनालाइज करोगे। एनालाइज में आपको उन सबको इंपॉर्टेंट दोगे जिसकी आपको जिस वार्ड में आपको नीड होती है। कभी कभी वार्ड में, पिड्रा वार्ड में किसके लिए ज़्यादा नीड होगी, एक चाइल्ड के लिए, तो आप वो चीज़ पे फोकस करोगे एनालाइज करके। नेक्स्ट आप एनुअल मतलब एट लास्ट आप स्टैटिक्स और एस्टिमेट्स रेवेन्यू मतलब करोगे। इसमें आप क्या होता है, जितने भी आपका मनी वर्क होता है वो सब इस स्टेज पे वर्क करता है। नेक्स्ट आपका आता है रिक्वेस्ट फॉर सप्लाई।
अब आप सारा चीज़ आपने मेंटेन कर लिया, रिटर्न वर्क कर लिया, इकोनॉमिक से कर लिया, परमिशन कर लिया। आफ्टर दैट आप रिक्वेस्ट करोगे सप्लाई के लिए कि अब सारे लिस्ट कर दिया आपने, एप्लीकेशन फॉरवर्ड करा दी। अब आप यही कहोगे कि अब ये वैक्सीन्स आप मेरे हॉस्पिटल या फिर मेरे एरिया में अवेलेबल करा दीजिए। इसकी आपने रिक्वेस्ट भी सप्लाई के लिए अप्लाई कर दिया। आफ्टर दैट मैन्युफैक्चर होगा। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है? बनेंगी। क्या बनेंगी? आपकी वैक्सीन्स बनेंगी, मैन्युफैक्चर्स होंगी। मैन्युफैक्चर्स के बाद में फिर वो मैन्युफैक्चर के बाद में अब वो आपको ट्रांसफ़र करी जाएंगी एक एयरपोर्ट्स के थ्रू से। मतलब मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है, मैन्युफैक्चर होने के बाद में अब वो एयरपोर्ट्स के थ्रू इधर उधर भेजी जाती हैं। अब आपके आसपास तो कहीं वैक्सीन्स नहीं बनती हैं, वैक्सीन्स तो बहुत दूर दूर से बनती है, तो ट्रांसफ़र होने के लिए हम लोग एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी वैक्सीन्स को हम लोगों को टेम्परेचर मेंटेन करना होता है और टाइम ड्यूरेशन एयरपोर्ट का कम रहता है। आफ्टर दैट आप लिखोगे सेंट्रल स्टोर। जो आपका एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट के बाद जो आपकी वैक्सीन्स होती है वो रिसीव करके आपके सेंट्रल स्टोर पे क्या होती हैं? स्टोर करी जाती हैं। आपका स्टोरेज और हैंडलिंग सबसे अच्छी सेंट्रल स्टोर पे होती है। आफ्टर दैट उस अकॉर्डिंग जितनी रिक्वेस्ट करिए डिस्ट्रिक्ट स्टोर में या फिर एक रीजन में, फिर उस सेंट्रल स्टोर उनको उतनी सप्लाई करता है। आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट आपके हेल्थ सेंटर जैसे कि हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में सप्लाई करता है। वो हेल्थ सेंटर्स में जब भी आप जाते हो तो आपको वैक्सीन्स मिलती हैं, जैसे कि वैक्सीनेटर्स को मिलती हैं, मदर्स को मिलती हैं और चाइल्ड को मिलती हैं। तो ये है आपकी कोल्ड चेन वैक्सीन के लिए। मेरे अकॉर्डिंग कोल्ड चेन अब आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ ना आया हो कोल्ड चेन से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है ह्यूमनाइजेशन शेड्यूल। तो ह्यूमनाइजेशन शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। इसमें आप देख रहे हो टेबल मेंशन होती है, इसमें आपको लर्न करना होता है। बट अब आप सोच रहे हो कि इतना डिफिकल्ट सी टेबल लर्न करनी पड़ेगी एग्जाम तक, कैसे याद रहेगा, कैसे हम लिखेंगे, बहुत डिफिकल्ट है ना। तो बस ह्यूमनाइजेशन शेड्यूल की एक सिंपल सी टेबल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप उसको एज इट इज़ लर्न कर लीजिएगा। और इतनी डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप 2 बार अच्छे से करोगे ना आपको एज इट इज़ लर्न हो जाएगी। तो ह्यूमनाइजेशन शेड्यूल आप एक टॉपिक से करिए जिससे आपको ईजी रहे। ह्यूमनाइजेशन शेड्यूल आपके गवर्नमेंट देते हैं जिससे आप डिजीज़ कंडीशन को ओवरकम कर सकें। अगर ह्यूमनाइजेशन नहीं प्रोवाइडेड होगा तो शायद उस डिजीज़ से हम लोग इंडिया को अपने सेफ भी नहीं कर पाए, अपने पीपल्स को हम लोग बचा भी ना सकें। फिर एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज़ होने लगेंगे जिससे बहुत पीपल की डेथ होगी। तो नेशनल ह्यूमनाइजेशन शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें स्टेज डिवाइड करी है एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। फिर आपके ह्यूमनाइजेशन के लिए आपकी शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आपकी मेंशन होती है कि कौन सी वैक्सीन देनी है और उसका रूट। तो एकदम मैंने सिंपल करी, बुकिश में बहुत डिफिकल्ट थी लेकिन मैंने एकदम सिंपल सी बनाई है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एट बर्थ। तो एट बर्थ में आपको BCG वैक्सीन और OPV वैक्सीन देते हैं। आपकी OPV 0 डोज की होती है, BCG आपकी जाती इंट्राडर्मल और OPV आपकी जाएगी ओरल। हम बात करते हैं अब वीक्स में, तो 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स में होता है। 6 वीक्स में आपको DPT वैक्सीन दी जाती है, OPV दी जाती है और BCG दी जाती है। DPT आपको इंट्रामस्कुलर मतलब IM लगती है, OPV आपकी ओरल रहती है, BCG आपकी ID मतलब इंट्राडर्मल रहती है। 10 वीक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें DPT OPV रहती है। DPT मतलब IM जाएगी दैट इज़ इंट्रामस्कुलर, फिर आपकी OPV दैट इज़ ओरल रहेगी। फिर हम बात करते हैं 14th वीक्स की। तो 14th वीक्स में आपका DPT रहेगी। DPT की अगर मैं बात करूँ तो वो आपकी IM रहती है। OPV की अगर मैं बात करूँ तो उसका रूट ओरल रहेगा। फिर आप 9 मंथ में क्या दोगे? 9 मंथ में आप मीसल्स वैक्सीन दोगे। मीसल्स वैक्सीन हम लोग सब क्यूटेनियसली देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं SC शॉर्ट में। नेक्स्ट आप 16 से 24 मंथ तक चाइल्ड को क्या दोगे? DPT वैक्सीन और OPV वैक्सीन दोगे। DPT का आपका होता है IM इंट्रामस्कुलर और OPV का आपका होता है ओरल। नेक्स्ट आपका ईयर में 5 to 6 ईयर, 10 ईयर, 16 ईयर। तो 5 to 6 ईयर में आप DT वैक्सीन देते हो जो कि आपकी इंट्रामस्कुलर लगती है। फिर आपके 10th ईयर पे TT वैक्सीन लगती है इंट्रामस्कुलर एंड 16 ईयर पे आपकी TI वैक्सीन लगती है, वो भी आपकी इंट्रामस्कुलर रहती है। नेक्स्ट आपके WHO ने एक EPI इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी करा था। ये मेनली आपके पोलियो वैक्सीन और BCG वैक्सीन को देना होता है जो आपके स्टेज ऑफ बर्थ पे देते हैं इन्फेंट्स को, जिससे हमारा शेड्यूल मेंशन है, बिल्कुल आपको सेम एज इट इज़ उसको फॉलो करना होता है। तो अगर मैं बात करूँ एज की तो आपकी एट बर्थ है 6 वीक्स है और आपके 10 वीक्स है, 14 वीक्स है, 9 मंथ्स है। तो ह्यूमनाइजिंग एजेंट आप क्या दोगे? एट बर्थ में आप BCG और ओरल पोलियो वैक्सीन को दोगे।
6 वीक में आप डीपीटी ओरल पोलियो वैक्सीन को दोगे। नेक्स्ट आप 10th वीक में डीपीटी एंड ओरल पोलियो को दोगे। 14 वीक्स में आप डीपीटी एंड ओरल पोलियो को दोगे। 9th मंथ में आप मीसल्स वैक्सीन को दोगे। तो मेनली आपके ये WHO एपी ह्यूमनाइजेशन शेड्यूल में मेंशन है, सेम एज इट इज़ आप इसको अलग हेडिंग करके मेंशन करिएगा। ह्यूमनाइजेशन शेड्यूल टॉपिक में आपका इतना टेबल फॉर्म में जितने भी वैक्सीन जितनी भी मैंने स्टेजेस करी वो सब इंपॉर्टेंट है, आप एज इट इज इसको कवर अप कर लीजिएगा। यूनिट 4 इम्यूनिटी आपकी कंप्लीट हो गई है। इस यूनिट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।